हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स की इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके कोर्स में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, तो आपको साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले जब आपको टैक्स की इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं। और फटाफट अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस करता हूं। तो जो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस में बताया था वो ही मैं फीचर्स के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स के साथ। तो पहला फीचर क्या होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या चीज दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, यस और नो। सो टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर। बच्चों याद है मैंने आपको बताया था दैट डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स वाला पर्सन, अगर मतलब मान लो एक दुकानदार अगर बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा अपना जीएसटी का, है ना, अगर वो अपना जीएसटी का बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यस और नो, क्योंकि बर्डन शिफ्टिंग की जाती है। तो अगर वो बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा तो ऐसे केस में वो जो दुकानदार है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। भाई अगर मान लो कि एक दुकानदार है, उसको सामान 100 रुपए का पड़ता है, प्रॉफिट कमाता है वो 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, 120 रुपीज का प्राइस हो गया उसका। अब आगे उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी, क्योंकि वो आगे बेचेगा। और जीएसटी का रेट मान लो 20% है, तो 20% ऑन 120 इज 24 रुपीज। टोटल मिला के हो गया 144। मैंने कस्टमर से मांगे 144 रुपीज, कस्टमर ने देने के लिए मना कर दिया। कस्टमर ने कहा मैं जीएसटी नहीं दूंगा। अब अगर कस्टमर जीएसटी देने के लिए मना कर देगा तो मैं क्या करूं? कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई? तेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू जीएसटी नहीं देगा तो गवर्नमेंट को, उस दुकानदार को तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब अगर अपना दुकानदार वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाता है और उसमें से वो जीएसटी देता है, सोचो कि उसको लॉस नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो एक प्रोडक्ट को बेचकर अगर उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या फायदा? तो दोस्तों अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट इसीलिए किया जाता है ताकि वो ये नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, तो जीएसटी का बर्डन हमेशा क्या किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है टू द अदर्स। तो ये बात तो हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस में भी पढ़ी थी। नंबर दो नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में ये बात तो चलो ठीक है, इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये बात मैंने आपसे बात की थी, इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यस और नो। बच्चों जीएसटी अगर बढ़ जाए तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाएगा, अगर जीएसटी घट जाए तो कमोडिटी का प्राइस घट जाएगा, बोलो हाँ या ना। भाई जीएसटी का रेट पहले 10% था, 100 रुपए के ऊपर 10%, 110 रुपए का प्राइस हुआ। अगर कल को जीएसटी बढ़ जाए तो प्राइसेस 120 रुपए हो जाएंगे। मतलब मान लो जीएसटी का रेट 10% की जगह 20% हो गया, तो 100 रुपए के जगह 100 रुपए के ऊपर अगर 20% लगाएंगे तो 120 हो जाएगा प्राइस। तो ऐसे देखा जाए तो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइस ऑफ कमोडिटी पर इंपैक्ट डायरेक्टली करता है, क्योंकि वो लगता ही प्राइस ऑफ कमोडिटी पर है, कमोडिटी पर और इनफैक्ट सर्विस पर, है ना। नंबर 3 बच्चों, ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि जीएसटी रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स को मैं बोलूं अगर, तो वो रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। यानी आप अमीर हो या गरीब, आपको टैक्स जो है वो सेम पे करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि पार्शियली रिग्रेसिव होता है। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो बुकिश में रिग्रेसिव ही लिखा जाता है। बट मोर इनकम मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं। अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, है ना। एक दुकानदार के पास आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, आप अमीर हो, बहुत सुपर डुपर रिच हो, तब भी वो आपसे उतने ही पैसे मांगेगा जो उस गुड का प्राइस है। और अगर आपकी इनकम बहुत कम है, स्टिल वो आपसे उतना ही पैसा मांगेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। सो इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। टैक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो अमीर होगा उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो उस पर्टिकुलर टैक्स को पे करने के लिए उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो यस, उसके लिए वो पीनट्स हैं भाई, कुछ भी नहीं है, है ना। और जिसकी इनकम कम होगी
उसके लिए ये टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा होगा, यस और नो। तो इसीलिए रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट, पार्शियली रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है कि वो टैक्स विल रिमेन सेम, बट यस पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से फर्क पड़ेगा। नंबर 4, सर इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए मैंने आपको बोला था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी वो अथॉरिटी है बच्चों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है, मैनेज करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कस्टम्स को मैनेज करने वाली अथॉरिटी का नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसमें हम बर्डन क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर। कस्टम लॉ की बात करें तो ये वो अथॉरिटी है जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, मतलब नोटिफिकेशंस निकालती है। भाई याद है मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट निकालती है अमेंडमेंट्स लाने के लिए। जब भी कानून में चेंजेस लेके आने होते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस निकालता है और सर्कुलर्स निकाले जाते हैं क्लैरिफिकेशंस देने के लिए। कोई भी कानून में कोई मिसक्लैरिफिकेशंस हो, है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर्स निकाले जाते हैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और ये पावर्स हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सीबीडीटी के पास है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सीबीआईसी के पास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बच्चों 5th पॉइंट में आप एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप लिख सकते हो कस्टम ड्यूटी, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन शिफ्ट किया जाता है। याद है मैंने आपको बताया था बच्चों, प्लीज एक और बात, अगर आप लोगों को मैं जो बार बार कह रहा हूं, याद है मैंने बताया था ये बात, मैं पहली क्लास जो डायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास है उसी में मैंने सब कुछ बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप डीटी की पहली क्लास देख लो, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, डीटी की पहली क्लास। ओके, आप जैसे ही वो पहली क्लास देख लेते हो ना दोस्तों, तो आपको ये बात की क्लैरिटी हो जाएगी मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है सप्लाई पर, याद है टैक्सेबल इवेंट मैंने बताया था। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। किस पे लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो अगर मैं कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो ये वो रीजन है। अच्छा, फिर इसके अलावा वैट की बात करी थी। वैट वैसे तो खत्म हो चुका है, वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है, बट वैट खत्म हो चुका है। जीएसटी आने के बाद वैट का कोई वैल्यू नहीं है। 2 चीजों पे वैट लग रहा है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स, ये बात मैंने आपसे बताई थी। वैट के अलावा अगर मैं बात करूं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि, अच्छा वैट कब लगता था? जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करते थे। क्या करते थे? इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर दिल्ली को बाय कर, दिल्ली में ही बायर है, तो एक सेलर बायर को जब बेचता है गुड, तो उस पर क्या लगेगा? वैट लगेगा। यस और नो एवरीवन? बट दिल्ली का सेलर हरियाणा का बायर, मैंने ये बात बता चुका हूं सारी कुछ, दिल्ली का सेलर हरियाणा का बायर, तो क्या लगता है? इंटर स्टेट। और उस इंटर स्टेट पर क्या लगता है? सीएसटी लगता था, मतलब आज के टाइम पर नहीं लगता, आज के टाइम पर जीएसटी लगता है। जीएसटी के बारे में बताऊंगा अभी। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट में इंट्रा स्टेट सेल होगा तो वैट लगेगा। अच्छा, और वैट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, ये बात तो याद हो गई, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स। सेंट्रल एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। किस पर? मैन्युफैक्चर। अगर आप इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चुकानी होती थी। क्या मेरी बात समझे? और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज के टाइम पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगता है, ये भी मैंने बताया हुआ है, टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। याद रहे ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है मैंने। वैट आज भी जिंदा है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, और सेंट्रल एक्साइज आज भी जिंदा है, टोबैको और पेट्रोलियम। जी हां, सेंट्रल एक्साइज पेट्रोलियम पे मैन्युफैक्चर होने पर सेंट्रल एक्साइज लगता है, बेचने पर वैट लगता है। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है। तो दीज ऑल वर इनडायरेक्ट टैक्सेस। हां, तो मैंने जीएसटी, कस्टम ड्यूटी तो है जो कि एग्जिस्ट करता है। वैट और सेंट्रल एक्साइज समहाउ मैं कह सकता हूं अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए यस ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी एग्जांपल्स में लिख दिए। क्या मेरी बात समझ में आई? इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल समझ में आए? बर्डन शिफ्टिंग की जाती है, ठीक है, बायर से लिया जाता है सारा टैक्स, और अल्टीमेटली बर्डन शिफ्ट कर करके हम किस पे सारा बर्डन शिफ्ट करते हैं? कंज्यूमर पर, है ना। कंज्यूमर वो पर्सन है जो पैसा चुकाता है। सो ध्यान से फिर 5 पॉइंट्स के फीचर्स पढ़ लेते हैं। पहला, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर्स।
इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, सीबीआईसी मैनेज करता है इसको, और जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेंट्रल एक्साइज, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं टैक्सेबल इवेंट की क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं डीटी वाले पोर्शन में ही। तो डीटी का जो पार्ट 1 मैंने आपको कराया था, ये रहा इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन क्लास 1, जिसमें मैंने सीए स्टूडेंट्स को और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बताया था। और ये है वो टैक्सेबल इवेंट जो मैंने बताया था, जो मुझे याद है, ये ठीक है। और ये टैक्सेबल इवेंट की बात की थी मैंने, ठीक है। ये रहा इनकम टैक्स कब लगता है, अर्निंग टैक्सेबल इनकम, वैट कब लगता है, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आपको पहली लेक्चर देखना होगा, पहला लेक्चर जरूर देख लेना डीटी का, तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आज मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि जीएसटी आया क्यों, आया कैसे। अच्छा, यह बात भी मैंने आपको बताई थी, मुझे पूरी याद है कि मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था, याद है। और संविधान के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास 2 के अंदर, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्लास 2 भी देख लेना बच्चों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना है तो वो भी इसी के अंदर बताया हुआ है। बार बार बताने की क्या जरूरत है, कोर्स में तो आपका डीटी भी है और आईडीटी भी है, इसलिए दोनों ही चीजें करनी है। तो आप लोग प्लीज डीटी का क्लास 2 भी देख लेना इनडायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करने से पहले। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया मैंने आपको कि इनकम टैक्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे आई, कस्टम ड्यूटी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे आई, आर्टिकल 246 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, है ना। इसी तरीके से वैट की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे आई, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 54 में मेंशन किया गया था। और इन सब चीजों के बारे में मैंने बात करी थी, और मैंने आपको बताया था जीएसटी इसके अंदर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट आर्टिकल निकाला था, आर्टिकल 246A। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कोई कानून को लेके आया जाता है, जैसे पहले लोकसभा से पास किया जाता है, फिर राज्यसभा से, और फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। यस और नो। अब मैं आ जाता हूं जीएसटी इंट्रोडक्शन पर। तो वापस अब मैं आज आपको यह बताने वाला नहीं हूं कि भाई जीएसटी आया कैसे, तो ये तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं ये बात दोबारा यहां पर लिख देता हूं, आर्टिकल 246A, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी टू मेक लॉज रिलेटेड टू जीएसटी। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने की पावर किसको दे दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, आर्टिकल 246A। क्या यह बात क्लियर होती है सबको एवरीवन? क्या यह बात क्लियर होती है सबको? ठीक है। अब बात यह हो रही है कि सर जीएसटी आया कब, जीएसटी आने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा पहले भी तो कानून चल रहे थे, टैक्स के लॉस तो हमारे चल रहे थे। वैट बहुत बढ़िया लॉ था, वैट बहुत बढ़िया लॉ था कि वैट जब अच्छा लॉ था तो हमारे देश को जीएसटी लेके आने की क्या जरूरत पड़ी? आओ दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीएसटी की क्या जरूरत पड़ी। बच्चों आपको पता है सबसे पहले हमारे देश के कानून में जीएसटी से पहले क्या था, वैट, वैट से पहले क्या था, सेल्स टैक्स। तो मैं स्टार्ट करूंगा सेल्स टैक्स के साथ। जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स टैक्स पहले था, सेल्स टैक्स इरेडिकेट किया गया, हटाया गया, वैट लेके आया गया। सेल्स टैक्स में ऐसे क्या कमियां थी पहले ये समझो। सेल्स टैक्स का मान के चलते हैं, गुड सेल्स टैक्स का रेट 10% है, मान के चलते हैं। और ये देखो, ये एग्जांपल की तरफ मान लो ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, मान लो ये बंदा होलसेलर है। अब आपको ये बंदा लग रहा है या नहीं लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग वैसी बहुत बढ़िया है। रिटेलर है भाई, ये नाचते हुए रिटेलर है। और ये बंदा कौन है, आपको इसकी शक्ल देख के पता चल जाएगा कौन है, कंज्यूमर है। कौन है ये भाई, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कभी खुश होते हैं क्या? नहीं, कभी कभी भी खुश नहीं होते। तो सेल्स टैक्स का रेट है 10%। मैं मान के चलता हूं, एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं कि भाई गुड की वैल्यू है, मैन्युफैक्चरर ने एक गुड बनाया, होलसेलर को बेच दिया,
और उस गुड की वैल्यू है 10,000 रुपए, तो सेल्स टैक्स लगा होगा भाई, बेचने पर सेल्स टैक्स लगेगा 10%। सेल्स टैक्स कितना लगा? 10%। 10% लगा तो कितनी वैल्यू हुई? 1,000। वैल्यू कितनी हो गई टोटल? 11,000। यस और नो? अब ये टोटल हो गया 11,000। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड बेचा 11,000 रुपए का। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए दिए होंगे? पूरे 11,000 रुपए दिए होंगे। और ये मैन्युफैक्चरर 1,000 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आई? इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर रहा है। होलसेलर से पूरे 11,000 रुपए ले लिए, 1,000 रुपए सेल्स टैक्स के ले लिए, और वो सेल्स टैक्स का जो अमाउंट था वो उसने जेब में नहीं डालना था मैन्युफैक्चरर ने, वो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया। होलसेलर आगे क्या कर रहा है? होलसेलर की कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी बताओ? 11,000 रुपए। भाई होलसेलर को 11, होलसेलर ने कॉस्ट प्राइस, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए दिए थे? 11,000। तो भाई उसकी जेब से 11,000 गए तो उसकी कॉस्ट तो 11,000 ही हुई। तो होलसेलर 11,000 रुपए को कॉस्ट प्राइस बनाएगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और मान लेते हैं प्रॉफिट ऐड करता है 4,000 रुपए, तो वैल्यू कितनी हो गई? 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए के ऊपर फिर से बेचने पर क्या लगाएगा? सेल्स टैक्स। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को, जो बार बार सेल्स टैक्स लग रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म करने के लिए बहुत बारी कुछ नई चीजें लेके आया, जिसको वन ऑफ द तरीका, एक और कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते थे फर्स्ट पॉइंट टैक्स, और फिर बाद में निकाला गया लास्ट पॉइंट टैक्स। तो ऐसे बहुत बारी सेल्स टैक्स के कई वैरायटीज निकली गई, बट नहीं, मुसीबत का हल नहीं निकला। ज्यादा अगर गुड्स के ऊपर यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, और आप देखोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, मैं आपको बताता हूं। सो वैल्यू होगी 15,000, सेल्स टैक्स चार्ज किया गया 10%, कितना हो गया? 1,500। टोटल कितना हो गया? सेलिंग प्राइस बताओ कितनी हो गई? 16,500। समझ गए? तो होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर इतने का बिल बनाया, ये बिल बन गया, तो रिटेलर ने होलसेलर को कितने रुपए दिए? 16,500। यस और नो? होलसेलर ये 1,500 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अपनी जेब में क्यों डालेगा? गवर्नमेंट का पैसा है ये। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? भाई रिटेलर ने होलसेलर को 16,500 दिए थे, तो 16,500 रिकवर करेगा वो कंज्यूमर से आगे। अपना मार्जिन तो डालेगा ही, मार्जिन डाले बगैर तो वो कमाएगा कैसे? 3,500 रुपए का मान लो मार्जिन डाला, और वैल्यू हो गई कितनी? 20,000। आगे कंज्यूमर को बोला कि तुमने 20,000 रुपए देना है प्लस सेल्स टैक्स देना है 10% का, तो कितना हो गया? 2,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 22,000। तो इस कंज्यूमर ने कितने रुपए चुकाए बताओ? कंज्यूमर को यह सामान कितने का पड़ा? 22,000 रुपए का पड़ा। रिटेलर ने 22,000 रुपए कंज्यूमर से लेकर 2,000 रुपए किसको दे दिए? गवर्नमेंट। अच्छा ध्यान से सोचा जाए तो मजे किसके हैं? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट की कलेक्शन देखो जरा, देना ध्यान से। गवर्नमेंट की कलेक्शन कितनी है? 1,000, 1,500, 2,000, 4,500। भाई साहब 10,000 रुपए के सामान के ऊपर 4,500 रुपए का सेल्स टैक्स लगाया गया है ना, और कस्टमर बेचारा ऐसे नहीं रो रहा है, परेशान क्यों है? 22,000 रुपए का। कस्टमर को पता चलता है भाई साहब 10,000 रुपए की चीज इसको 22,000 की पहुंचती है, तो बहुत महंगा है। मतलब इतना प्रॉफिट तो अलग चीज है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, भाई सेल्स टैक्स इतना ज्यादा लग रहा है, बड़ी परेशानी वाली बात है। अच्छा अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, सेल्स टैक्स पहले 1,000 था, अगली ट्रांजैक्शन में 1,500 हो गया, उसकी अगली ट्रांजैक्शन में 2,000 हो गया। कैसे? ऐसे कि आपने देखा होगा ये 11,000 रुपए के ऊपर 11,000 रुपए के ऊपर दोबारा सेल्स टैक्स लग रहा है। आप देखो ये पूरे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए के अंदर ये 10,000 रुपए है या नहीं है? और 10,000 रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स लग चुका है। जब ऑलरेडी लग चुका है तो दोबारा क्यों लगा रहे हो? तो ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूं कि 1,500 के अंदर ये 1,000 रुपए है, तो ऑब्वियस है 1,500 अगली बार ट्रांजैक्शन और अमाउंट बड़ा होगा। 1,000 रुपए का 1,500 कैसे हुआ? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाया गया, प्रॉफिट की वजह से सेलिंग प्राइस और बढ़ गई। बट आपने उस 10,000 रुपए के ऊपर भी 10% लिया, जो कि पहले आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो ऑब्वियस है कि वैल्यू जैसे जैसे आगे ट्रांजैक्शन बढ़ती जाएगी और सेम चीज पर दोबारा टैक्स लगाते जाओगे, तो अगली बार क्या होगा? वैल्यू और बढ़ जाएगी। आपने वो देखा है, पहाड़ देखा है, स्नो वाला पहाड़। जो स्नो वाला पहाड़ है ना, ऊपर से गोला फेंको स्नो का,
नीचे आते 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 बड़ा होता जाता है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं स्नोबॉलिंग इफेक्ट। ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट है। ऊपर छोटा सा अमाउंट था, 1000, 1500, 2000। अगर ये भी कंज्यूमर ना होता, एक बिजनेसमैन होता, ये कंज्यूमर ना होता, बिजनेसमैन होता, तो ये कंज्यूमर अगर ना होता और बिजनेसमैन होता तो ये आगे बेचता और टैक्स और ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि ये पूरे 22,000 रुपए को क्या बना देता, कॉस्ट प्राइस, और फिर उसी के अंदर मार्जिन ऐड करता, तो ऑब्वियस है सेल्स टैक्स और ज्यादा होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये थी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इस सेल्स टैक्स में एक और चीज दिख रही होगी जो कि गलत है। 1000 रुपए तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स है। आप 11,000 रुपए के अंदर क्या है, 10,000 प्लस 1000, ये 1000 रुपए तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स है। आप दोबारा उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे हो 10%। तो कहने का मतलब है आप तो टैक्स ऑन टैक्स कर रहे हो, और टैक्स ऑन टैक्स मतलब कैस्केडिंग। बच्चों, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रही थी। ध्यान से सोचा जाए तो क्या हो रही थी, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसको मतलब टैक्स ऑन टैक्स। ये देखो 1500 रुपए टैक्स है ना, अगली बार फिर 16,500 डाल दिया। अब 16,500 डाल दिया तो 16,500 के अंदर वो 1500 रुपए भी है और वो 1000 रुपए भी है। अब बार बार उसके ऊपर क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। अरे भाई एक बार टैक्स ले लिया, टैक्स के ऊपर टैक्स थोड़ी ना लगाएंगे। बट नहीं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के खजाने बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 22,000 रुपए की कॉस्ट पड़ती थी इस भाई साहब को, जो सेल्स टैक्स 10% का एक्चुअल में बोला गया था कि 10% का सेल्स टैक्स लग रहा है। तो एक्चुअल में हर ट्रांजैक्शन में लगने की वजह से कंज्यूमर को बहुत महंगा पहुंचता है। अब आगे बात यह हो रही है कि सर फिर किया जाए तो क्या किया जाए। तो 2003 में गवर्नमेंट को वैट के बारे में किसी ने बताया, जो कि वैट फ्रांस कंट्री ने 1954 में, जी हां 1954 में अपने देश के अंदर वैट लॉन्च कर दिया था। अच्छा, सेम ईयर जीएसटी का भी था उनका। उन्होंने जीएसटी, कुछ गुड्स पे जीएसटी लगाया था, कुछ गुड्स पे वैट लगाया था। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, 1954 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स का मान के चलते सेम रेट है, और मैंने आपको बताया था वैट लगता है इंट्रा स्टेट सेल पर। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। अब वैट की अगर हम बात करें तो वैट किस तरीके से लगता था, आओ जरा देखते हैं। सेम ट्रांजैक्शन रखते हैं, ज्यादा फर्क नहीं रखेंगे, सेम ट्रांजैक्शन रखेंगे सो दैट आपको इजीली कंपैरिजन समझ में आ जाए। सो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स बेचे, होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचे, और रिटेलर ने फाइनली किसको बेचे, कंज्यूमर को। आप देख रहे हो कंज्यूमर कितना खुश है। अब आपको अंत में पता चलेगा कंज्यूमर इतना खुश क्यों है, ठीक है। बट कंज्यूमर खुश है इस बार, है ना। सेल्स टैक्स में कंज्यूमर खुश नहीं था, बट यहां पर कंज्यूमर क्या दिख रहा है, खुश दिख रहा है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। सेम ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। तो वैल्यू 10,000 रुपए, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से चार्ज करे 10,000 रुपए, प्लस क्या लगेगा, वैट। वैट का रेट भी सेम लेके चलते हैं 10%, तो कितना हुआ 1,000। टोटल कितनी हो गई सेलिंग प्राइस 11,000 रुपए। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए देगा, 11,000 रुपए, जिसमें से मैन्युफैक्चरर 1,000 रुपए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। अच्छा, आपको बता दूं एक बात और आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि सेल्स टैक्स जो था वो भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था, और 1,000 रुपए का जो ये वैट है वो भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी। वैट वाज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इंट्रा स्टेट सेल थी ना, स्टेट के अंदर हो रहा है सारा, ठीक है। अब देखो, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जब बेचा तो 1,000 रुपए गवर्नमेंट के पास गया, ओके। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 11,000 रुपए दिया, 1,000 रुपए गवर्नमेंट के पास गया, ठीक है। अब आगे होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, 11,000 रुपए। गलत जवाब। अब यहां पर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस 11,000 पड़ी, बट गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया स्कीम निकाली, और क्या बोला, जो ये होलसेलर है इसने कितने रुपए दिए, 1,000 रुपए ना। तो वो जो होलसेलर 1,000 रुपए दे रहा है ना टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट ने कहा भाई होलसेलर तू चिंता मत कर, वो 1,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं, तेरे मेरे पास पड़े हैं, जब भी तू टैक्स देने आएगा ना वो 1,000 रुपए काट लियो, तो तू मेरे पास पड़े हुए हैं, तू चिंता ना कर, तेरे ही पैसे हैं वो। होलसेलर खुश, होलसेलर ने कहा ठीक है, आप ही के पास पड़े हैं, मेरे पास पड़े, एक ही बात है, तो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बाद में एडजस्ट करवा लूं। यही मतलब हुआ, ठीक है जी। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस फिर कितनी बनी, 10,000। होलसेलर को क्या दिया गया, इस जो मैंने आपको बोला ना अभी कि गवर्नमेंट ने कहा कि मुझसे ले लियो,
इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में बोलेंगे आईटीसी। 1,000 रुपए का उसको आईटीसी दे दिया गया। ओके, अब कॉस्ट प्राइस हुई 10,000, आईटीसी दे दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट की। भाई इनपुट पे जो टैक्स दिया है उसका हम आपको क्या दे रहे हैं? क्रेडिट दे रहे हैं। अब होलसेलर के लिए प्रॉफिट, होलसेलर अपना ऐड करेगा, प्रॉफिट के बिना कमाएगा क्या? तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया था ना ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में भी, तो सेम ही करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ 4,000, वैल्यू कितनी हो गई? 14,000। अब इस 14,000 रुपए के ऊपर फिर से क्या लगाया गया? वैट। वैट का रेट कितना? 10%। कितना हो गया? 1,400। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 15,400। तो होलसेलर ने रिटेलर से 15,400 रुपए चार्ज किए। उसने कहा भाई मुझे 15,400 रुपए पकड़ा दे। होलसेलर ने कहा ठीक है जी, आप मुझे रिटेलर ने कहा ठीक है जी, मैं आपको 15,400 दे देता हूं, आप 1,400 रुपए गवर्नमेंट को दे देना। मैंने कहा ठीक है, होलसेलर हूं मैंने कहा मैं दे दूंगा गवर्नमेंट को, क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ, इनपुट पे दिया गया वैट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट समझ गए ना? परचेज हो गया मेरा इनपुट, सेल हो गई मेरी आउटपुट। तो होलसेलर के लिए ये हो गया परचेज और होलसेलर के लिए ये हो गई सेल। तो परचेज पे 1,000 रुपए दिए थे, उसका तो क्रेडिट मिल गया। सेल पे जो 1,400 रुपए कलेक्ट किए हैं, वो 1,400 रुपए गवर्नमेंट को देने जाना है ना, तो भाई गवर्नमेंट को देने जा रहा है आउटपुट वैट। कितना? 1,400 रुपए। आउटपुट वैट होलसेलर की लायबिलिटी है, कलेक्ट किया गवर्नमेंट को देने जाएगा, जिसमें से वो क्रेडिट को क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा। कहेगा भैया ये जो 1,000 रुपए का क्रेडिट है, आप ही ने तो बोला था कि जब भी आप मुझे पैसे देने आओगे, गवर्नमेंट को बोल रहा हूं मैं होलसेलर हूं, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि भाई जब भी आप पैसे देने आओगे, आपने बोला था कि 1,000 रुपए काट लेना। तो ठीक है, 1,400 हमने देने थे, आपने मुझे 1,000 रुपए देने थे, तो मैं आपको नेट कितना दूंगा बताओ? 400 रुपए दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। किसी से अगर मैंने 1,000 रुपए लेने हैं, किसी को मैंने 1,400 देने हैं, 1,000 रुपए लेने हैं और 1,400 देने हैं, तो मैं उसको पहले उससे 1,000 रुपए लूंगा, 1,400 दूंगा। इसकी जगह एक सिंपल शॉर्टकट ये नहीं हो सकता कि मैं उसको 400 दे दूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो 1,400 रुपए की मेरी लायबिलिटी थी आउटपुट वैट, जिसमें से 1,000 रुपए जो परचेज पे ऑलरेडी दे दिया था वो एडजस्ट कर दिया, तो बच गया, गवर्नमेंट को दे दिया। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। कितनी वैल्यू ऐड की गई थी? 4,000, है ना? 4,000 रुपए के ऊपर अगर मैं 10% निकालूंगा तो 400 रुपए ही तो आएगा। यस और नो? वही तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स इसको इसलिए नहीं बोला जाता, ये लगता ही सिर्फ वैल्यू एडिशन पे था, और बिल्कुल लॉजिकली सही है, क्योंकि अगर सेम चीज पे बार बार लगता रहेगा तो फिर ऑब्वियसली वही हो जाएगा जो पहले हो रहा था, टैक्स ज्यादा हो जाएगा। अब देखो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मुझे बताओ। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 15,400 या 14,000? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 14,000। जैसे होलसेलर के लिए 11,000 ना होकर 10,000 थी, वैसे ही रिटेलर के लिए 14,000 रुपए होगी, 15,400 नहीं होगी। और 1,400 रुपए का उसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी। 1,400 रुपए का क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल गया। रिटेलर को गवर्नमेंट ने बोलिया 1,400 रुपए जो तेरे जेब से गए हैं ना, वो तेरे को मिल जाएंगे, वो हमारे पास पड़े हुए। तो रिटेलर खुश। रिटेलर ने कहा ठीक है जी, मैं अपना काम करता हूं फिर। ठीक है, प्रॉफिट डाला, प्रॉफिट मान लेते हैं वही पहले वाला, कितना डाला था? 3,500। 3,500 का प्रॉफिट डाला, वैल्यू कितनी बन गई? 17,500। और इस 17,500 रुपए के ऊपर फिर से क्या लगाया गया? वैट 10%, 1,750। और टोटल हो गया ये 19,250। अब आप ध्यान से देखो, वैट 1,750 रुपए कंज्यूमर से चार्ज किए गए, तो ये आउटपुट वैट हो गया कितना? 1,750 रुपए। भाई रिटेलर ने कंज्यूमर से 1,750 रुपए वैट के नाम से लिए, अब वो 1,750 रुपए रिटेलर के अपनी जेब में डालेगा? नहीं नहीं नहीं, 1,750 में से 1,400 रुपए काट लेगा और गवर्नमेंट को कितने देगा? 350 रुपए। कितने रुपए देगा गवर्नमेंट को? 350 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? 350 रुपए कैसे आया बच्चों? प्रॉफिट कितनी की थी? 3,500। वैल्यू एडिशन थी 3,500। इसका 10% कितना बना? 350 ही तो बना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3,500 का 10% 350 रुपए ही तो बना। तो 350 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स है जो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। और वैल्यू एडिशन कितनी थी? 3,500 रुपए। 3,500 का 10%।
अब आप देखो कंज्यूमर खुश क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ रही है 19,250। थोड़े ही दिन पहले जब सेल्स टैक्स में वो पे करता था तो ये कंज्यूमर बेचारा कितना पे कर रहा था सेम गुड पे? 22,000 रुपए। और आज वो कितना पे कर रहा है बताओ? आज वो कितना पे कर रहा है? 19,250। तो फायदा है या नहीं है? खुश होगा नहीं होगा? भाई बहुत पैसा बच गया इसका। अब आपको समझ में आ रहा है वैट क्यों अच्छा था, है ना? वैट वाकई में बहुत अच्छा था। मेरा वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता था। ये देखो एक और जादू दिखाता हूं। यहां पर कितनी वैल्यू एडिशन करी? पूरे 10,000। यहां पर कितनी वैल्यू एडिशन करी? 4,000। यहां पे कितनी वैल्यू एडिशन करी? 3,500। अगर आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन पता चल जाए ना तो भी आप डायरेक्टली वैट बता सकते हो कि वैट गवर्नमेंट को कितना गया होगा। 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 गवर्नमेंट को गया, 4,000 रुपए के ऊपर 400 रुपए गवर्नमेंट को गया, 3,500 रुपए के ऊपर 350 रुपए गवर्नमेंट को गया। ये देखो टोटल वैल्यू एडिशन 17,500 और ये सारे टैक्सेस हो गए वैट के, तो ये कितने हो गए? 1,750। कुल मिला के जो वैल्यू बनेगी 19,250, यही वो आखिरी बिल है जो कस्टमर से चार्ज किया गया था। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट प्रॉब्लम यह है कि हम इस कॉन्सेप्ट से चल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपनी वैल्यू एडिशंस नहीं बताता है, प्रॉफिट नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। भाई मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं, आप दुकान कस्टमर से उतना ले लोगे प्रॉफिट पे टैक्स? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रॉफिट थोड़ा ना बताओगे कस्टमर को कि मैं इतना पैसा कमाता हूं तुझसे, नहीं। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट यही है, आउटपुट टैक्स जितना भी होगा जो मैं कस्टमर से कलेक्ट करूंगा, उसमें से जो भी मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूंगा परचेज पे दिया गया टैक्स, वो मैं उसमें से एडजस्ट कर दूंगा, जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दूंगा, और वो होगा टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग नोट कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। अब ये तो हो गया वैट। अब वैट मैंने क्यों करवाया, इसका एक रीजन है, क्योंकि जीएसटी में आईटीसी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया गया, तो इसीलिए जीएसटी भी एक वैल्यू एडिड टैक्स ही है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। अब जीएसटी कैसे लगता है, कितना लगता है, वो मैं आपको बताता हूं। आई होप आप लोग नोट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं किया तो आप प्लीज पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको जीएसटी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है जीएसटी कब लगता है। जीएसटी लगता है सप्लाई पर, सप्लाई ऑफ गुड्स, मैंने आपको बताया था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आज के टाइम पे चाहे आप गुड्स बेचो, चाहे आप सर्विसेज बेचो, चाहे आप दोनों बेचो, दोनों इन पर क्या लगेगा? जीएसटी। इज दैट क्लियर? और इसके लिए आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात हमें पता है। अब इसके अंदर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी के टाइप्स क्या हैं। जीएसटी 4 टाइप की है दोस्तों। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों एक तो ये याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एग्जाम में आ चुका है, जी हां, एग्जाम में पहले आ चुका है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डेफिनेशन, जीएसटी की डेफिनेशन, सॉरी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, उसके अंदर गुड एंड सर्विस टैक्स भी डाल दिया तो बच्चा कंफ्यूज। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, क्योंकि सिर्फ एक गुड पे नहीं है ना, सिर्फ एक सर्विस में नहीं है, बहुत सारे गुड्स पे है और बहुत सारी सर्विसेज पे है, इसलिए इसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी, एक है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी कह सकते हैं, और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी, ये हो गया यूटी जीएसटी, ये हो गया आईजीएसटी। और जो जीएसटी, ये वो कॉन्सेप्ट है जो इतना आम है कि भाई आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आपको दिखता है जीएसटी बिल में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जीएसटी लगा रहा है तो कैसे, क्या वो लगा सकता है, और अगर लगा रहा है तो कौन सा लगा रहा है, ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है। तो याद रखने कितने टाइप्स हैं जीएसटी के? 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी। अब ये कौन सा टैक्स कब लगता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, कौन सी सप्लाई करते हो? इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब सीजीएसटी,
इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्टेट, मतलब सेम स्टेट का सेलर और सेम स्टेट का बायर। तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसडीएसटी। इंट्रा यूटी सप्लाई, अगर आप विद इन द यूटी, विद इन द यूनियन टेरिटरी सामान सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी तो लगेगा ही, साथ में क्या लगेगा, यूटी जीएसटी। क्या लगेगा साथ में, यूटी जीएसटी। और अगर इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई करते हो तो बच्चों लगता है आईजीएसटी। आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी कोई टैक्स लगता है ना किसी गुड के ऊपर या किसी सर्विस के ऊपर, बिल के अंदर आपने देखा होगा सीजीएसटी भी हाफ लगता है, एसजीएसटी भी हाफ लगता है। मतलब अगर टोटल टैक्स 18% है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अगर टोटल 5 है तो सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5। आपने नोटिस किया होगा ये चीज। सिमिलरली इंट्रा यूटी सप्लाई में अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर बेचते हो, आपको पता है हमारे देश के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जी हां 8। कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी 7, कईयों को कंफ्यूजन होगी 9, ठीक है 8 है, टोटल 8 यूटीज हैं। बताऊंगा अभी मैं, वेट करना। अब इंट्रा यूटी सप्लाई में सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगता है, मतलब वही हाफ हाफ, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आधा यूनियन टेरिटरी को दे दिया जाएगा। इंटर स्टेट यूटी सप्लाई, इंटर स्टेट हो या इंटर यूटी सप्लाई हो तो आईजीएसटी लगता है। और पता है आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट ऑब्लिक यूटी। इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट यूटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूटी, एक यूटी से दूसरे यूटी, एक यूटी से दूसरे स्टेट। बच्चों एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूटी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट। या फिर आप गुड्स को क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, गुड्स इंपोर्ट करते हो या फिर सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी, क्या मेरी बात समझ में आई? इन 5 ट्रांजैक्शंस में आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। फिर से ध्यान से सुनो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट, या फिर इंपोर्ट होने पर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इन सब चीजों पर क्या लगता है, आईजीएसटी। इंपोर्ट समझते हो ना, जब आप किसी दूसरे देश से सामान मंगवाते हो तो भी आईजीएसटी लगता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ओके सर, यह बात आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, तो यह बात मैं अब आपको बताने वाला हूं। हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो याद रहे यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 हैं, और 8 यूटीज की डिवीजन करते हैं, जिसमें कुछ यूटीज ऐसे हैं जो विद स्टेट लेजिस्लेचर है। विद स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और कुछ ऐसे यूटीज हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। जो बच्चों विद स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर मतलब कहने का मतलब है, यूनियन टेरिटरीज को वैसे रूल कौन करता है, आपको क्या पता है? यूनियन टेरिटरीज को देखता कौन है, मैनेज कौन करता है? यूनियन टेरिटरीज के खर्चे कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। अब वैसे 8 यूटीज हैं, जिसमें से 8 में से 3 ऐसे यूटीज हैं जो अपने कानून खुद बना सकती है। उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि दिल्ली, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि पुडुचेरी। पुडुचेरी, पौंडीचेरी पहले इसका नाम होता था, अब क्या नाम है? पुडुचेरी। तो ये 3 ऐसे यूटीज हैं जो अपने कानून खुद बना सकती है स्टेट के, जबकि यूटीज में लेजिस्लेचर्स नहीं होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स कभी नहीं होते हैं। यूटीज को देखभाल कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए जहां जहां यूटी होती है वहां गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। आपने सुना होगा एलजी, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है।
वो गवर्नर ही सारा देख रेख रखता है, उसी के डिसीजंस में ही सब कुछ होता है, समझ गए। और गवर्नर अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, ये 3 ऐसे यूटीज हैं जहां पे स्टेट के लेजिस्लेचर होते हैं, इसीलिए यहां पर एमएलएज इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का भी चीफ मिनिस्टर है, इसी तरीके से पुडुचेरी का भी कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। बट कुछ ऐसे यूटीज हैं जो ओवरऑल कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आते हैं, जो कि हैं चंडीगढ़, लद्दाख, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। बच्चों, हो सकता है कि इस वजह से ही आप कह रहे हो कि ये टोटल 9 यूटीज हैं। बच्चों, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली अब दोनों के दोनों एक यूटीज हो गए हैं, ठीक है। इनको पहले अलग अलग यूटीज कहा जाता था, बट अब ये दोनों के दोनों एक ही घोषित कर दिए। दमन एंड दीव जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, और दादर एंड नगर हवेली जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, दोनों को एक ही यूटी घोषित कर दिया है। नंबर 4 अंडमान एंड निकोबार। नंबर 5 लक्षद्वीप। तो ये 5 ऐसे यूटीज हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब इनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं है। इसका मतलब है इनको यूटीज ही कहा जाता है, जबकि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर के अपने लेजिस्लेचर्स हैं, जिसकी वजह से जीएसटी पर्पस के लिए इनको स्टेट बोला जाएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से। आप दिल्ली में अगर रहते हो या पुडुचेरी या जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पता होगा आपके बिल्स में जब भी कोई बिल लेते होगे तो आपने देखा होगा एसजीएसटी लिखा हुआ आता है, यूटी जीएसटी नहीं। क्यों नहीं? वो आपको रीजन समझ में आया? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी स्टेट्स माने जाते हैं जीएसटी पर्पस के लिए। तो जब भी यूटीज, ये यूटीज विद स्टेट लेजिस्लेचर्स में अगर सामान बिकता है ना, तो ऐसे केस में सीजीएसटी तो लगेगा ही, जो सीजीएसटी लगेगा, साथ में क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। यूटी जीएसटी कब लगेगा? 5 एरियाज में, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो याद रहे कब क्या लगेगा, ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो आप कह रहे हो कि जीएसटी आया, बट देखो वैट इतना अच्छा चल रहा था, वैट तो बहुत ही बेहतरीन है सर, कैस्केडिंग रिमूव कर दी, कैस्केडिंग रिमूव कर दी, हाँ या ना? तो ये वन ऑफ द बेनिफिट था, फीचर था। तो आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? मतलब अच्छा खासा चल तो रहा है वैट? नहीं बच्चों, अच्छा खासा नहीं चल रहा। मैं आपको बताता हूं, जीएसटी अगर मान लो ये तीनों के सारे, मैं ना इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं जीएसटी के लिए, मान लो ये चारों के चारों दिल्ली में है, ये भी दिल्ली का है, ये भी दिल्ली का है, मान लो ये भी दिल्ली का है, ठीक है, ये चारों के चारों दिल्ली के हैं। तो अब क्या होगा? वैट की जगह पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, हाँ या ना? आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, पता है ना आपको? तो बस 10% का वैट रेट है, तो 5 और 5 लगेगा, सीजीएसटी 5, एसजीएसटी 5। हम इग्नोरिंग द करंट रेट्स, मैं करंट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कंपेयर करने की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां पर वैट की जगह जीएसटी लगता तो यहां पर सीजीएसटी कितना लगता? 500 रुपए, और एसजीएसटी कितना लगता? 500 रुपए, हाँ या ना? तो वही कहानी होती कि होलसेलर से मैन्युफैक्चरर 500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता, क्या होता? 500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता और 500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे देता, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को दे देता। होलसेलर रिटेलर से चार्ज करता सेम तरीके से। और मैं आपको बता दूं एक और बात, आईटीसी का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएशन में है, मतलब गवर्नमेंट को ये आईटीसी बहुत अच्छा लगा तो इसलिए आईटीसी बंद नहीं हुआ। तो यही 500 और 500 रुपए जो 1000 रुपए लिखा है ना, यहां पर 500 रुपए और 500 रुपए का क्या मिल जाएगा? आईटीसी। अब होगा क्या? होलसेलर जब रिटेलर को आगे चार्ज करेगा तो यहां पर वो 700 और 700 रुपए चार्ज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही 5 और 5%, 14,000 पे 5% 700 रुपए, 14,000 पे 5% 700 रुपए, तो 700 और 700 वही 1400 रुपए बने। तो यही 700 और 700 रुपए यहां आ गए। 700 रुपए में से 500 रुपए एडजस्ट करके 200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, 700 रुपए में से 500 रुपए एडजस्ट करके 200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कुल मिला के देखा जाए तो ये 400 रुपए ही बन रहा है।
मैं आपको बता दूं, अब ऑब्वियसली आप आगे भी समझ ही गए होंगे कि आगे भी सेम ही तरीका से रहेगा, तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी आने के बावजूद भी वैट में और जीएसटी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक चीज आपको यहां पर नजर आ रही होगी कि गुड्स का जो रेवेन्यू है, जो पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट खाती थी वैट में, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। यही दिमाग में आ रहा होगा आपके। बट बेटा ये गुड्स में ऐसा है, सर्विस टैक्स का रेवेन्यू पहले सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी, आज सर्विस टैक्स का भी रेवेन्यू आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है, आधा स्टेट, तो उसमें भी तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो बेसिकली दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि भैया आज हम सर्विस पे जो सर्विस टैक्स है जो पहले अपने आप रखते अपने पास रखते थे, वो भी तो आज आधा आधा बांट रहे हैं। पहले ठीक है गुड्स का सारा रेवेन्यू तुम रखते थे, गुड्स का आधा आधा कर लिया, तो सर्विस का भी तो आधा आधा किया है ना। तो यहां पर कोई रोने धोने वाली बात नहीं है कि कल को तुम कहो कि भैया आपने हमारे साथ नुकसान करा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ही चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। परेशानी ये नहीं थी, परेशानी ये नहीं थी, परेशानी कुछ और थी। वैट आने के बावजूद भी प्रॉब्लम चल रही थी। जीएसटी क्यों आया उसका रीजन बताने वाला हूं। वैट आने के बावजूद भी प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसा क्यों प्रॉब्लम चल रही थी वो मैं बताने वाला हूं। ये देखो, ध्यान से देखना। अब ये देखो, मान लो दोस्तों कि एक कोचिंग सेंटर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या है ये? सर्विस प्रोवाइडर। मैं बात कर रहा हूं बिफोर जीएसटी की, मैं बात कर रहा हूं बिफोर जीएसटी की। जीएसटी से पहले क्या होता था? वैट लगता था, और सर्विसेज पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स लगता था। मान लेते हैं ये कोचिंग सेंटर एक बच्चे से फीस चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए। कितनी फीस चार्ज करता है? 10,000 रुपए। और ये कोचिंग सेंटर फीस के ऊपर बच्चों से सर्विस टैक्स भी चार्ज करता है। 20% का मान लो सर्विस टैक्स है, तो 10,000 के ऊपर 20% 2,000 रुपए हो गया। वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 रुपए। तो टोटल बच्चे से फीस कितनी मांगता है? पूरे 12,000 रुपए। यही कोचिंग सेंटर इस बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदता है। और स्टेशनरी क्या है बच्चों? गुड्स। और गुड्स के ऊपर स्टेशनरी में बुक्स भी होंगी, रजिस्टर्स होंगे, हो सकता है कुछ मार्कर्स वगैरह स्टेशनरी आइटम रखी। तो वो मान लो स्टेशनरी आइटम 3,000 रुपए की पड़ी। अब 3,000 रुपए की स्टेशनरी की कॉस्ट है, जिसके अंदर उसको वैट भी देना पड़ा। वैट देना पड़ा, मान लो वैट का रेट है 20%, कितना हुआ? 600। टोटल प्राइस कितना हुआ? 3600 रुपए। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ये कोचिंग सेंटर वैट का आईटीसी ले लेगा, आपने तो बोला था। नहीं बेटा, क्यों नहीं ले पाएगा सर? क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। वैट किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये 600 रुपए किसको दिए आपने? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट करोगे ना। आप कस्टमर से क्या कलेक्ट कर रहे हो? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2,000 रुपए देते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये कह रहे हो कि मोदी जी मैं आपको ये 2,000 रुपए में से ना 600 रुपए मैंने केजरीवाल जी को दिए, तो 1,400 रुपए दे रहा हूं आपको। समझ रहे हो मेरी बात? मोदी जी मैं आपको 2,000 रुपए नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 1,400 रुपए दे रहा हूं, क्योंकि 600 रुपए मैंने केजरीवाल जी को दिए, आप उनसे ले लेना। ऐसा होगा क्या? नहीं। सर्विस टैक्स वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, वैट वॉज अ स्टेट गवर्नमेंट लॉ। परेशानी है? परेशानी बिल्कुल है। यह बन गई मेरी कॉस्ट प्राइस। अब कोचिंग सेंटर की कॉस्ट प्राइस कितनी बनी? 3600 रुपए। कोचिंग सेंटर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, कितना? 6,400 रुपए। और कहा कि मुझे अपना कोचिंग चलाने के लिए 6,400 रुपए का प्रॉफिट तो ऐड करना पड़ेगा। तो उसका प्राइस कितना पड़ा? बच्चे से फीस कितनी चार्ज करेगा? 10,000। अब इस 10,000 रुपए के अंदर 600 रुपए है या नहीं है? बोलो है। अब इस 600 रुपए के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, क्या ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा? इस 10,000 रुपए के अंदर वो 600 रुपए है या नहीं है? है। तो ये 600 रुपए तो टैक्स ही है। अब उसी के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? टैक्स। तो कैस्केडिंग तो अभी भी है या नहीं है? कैस्केडिंग तो अभी भी जिंदा है। और वो क्यों जिंदा है? क्योंकि वैट की एडजस्टमेंट सर्विस टैक्स के साथ नहीं हो सकती। सिमिलरली सर्विस टैक्स की एडजस्टमेंट वैट के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विस टैक्स वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, वैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सर
आप बोल तो रहे हो बट आफ्टर जीएसटी इससे क्या फायदा हुआ? आओ आफ्टर जीएसटी भी दिखा देता हूं। जब यही कोचिंग सेंटर, जब सेम कोचिंग सेंटर आफ्टर जीएसटी क्या करता? आफ्टर जीएसटी यही कोचिंग सेंटर बच्चों से फीस चार्ज करता है कितनी? सॉरी, फीस का मैं आपको बाद में बताता हूं, फीस तो अभी चार्ज ही नहीं करते ना, पहले तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं कोचिंग सेंटर को कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ये स्टेशनरी आइटम खरीदने जाता एक बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसको 3,000 रुपए लगते हैं, 3,000 रुपए लगते प्लस क्या लग जाता? जीएसटी। जीएसटी मान के चलते हैं 20% लगा तो 600 रुपए, टोटल हो गया 3600 रुपए। अब ये कोचिंग सेंटर क्योंकि जीएसटी लगा, गुड पर भी जीएसटी, सर्विस पे भी जीएसटी, जीएसटी का क्या मिल जाएगा? आईटीसी। जीएसटी का क्या मिल जाएगा? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स पे भी जीएसटी, सर्विस पे भी जीएसटी। अच्छा, कोचिंग सेंटर ने आगे 3600 रुपए में से कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी? 3000। क्यों? 600 रुपए का तो उसको क्रेडिट मिल गया, गवर्नमेंट ने कहा 600 रुपए तो हमसे ले लियो। अच्छा, वही हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, कितना? वही 6400 जो ऊपर ऐड किया था, वैल्यू कितनी हुई? 9400। और फिर इसके बाद फिर से क्या लगा दिया? जीएसटी 20%, तो 9400 पर 20% बताओ, 1880। टोटल वैल्यू कितनी हुई? 11280। अब ये 11280 रुपए का जो प्राइस उसने चार्ज किया बच्चे से, ये फीस चार्ज करी 11280 रुपए। भाई बच्चे को फायदा हुआ नहीं हुआ? मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा खुश हो गया नहीं हो गया? कितने अच्छे हैं सर, कोचिंग सेंटर ने जीएसटी के आने की वजह से जीएसटी की वैल्यू, फीस की वैल्यू कम हो गई है, अच्छी बात हो गई है। तो क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अच्छा, कोचिंग सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोचिंग सेंटर ने वही 6400 रुपए प्रॉफिट कमाया। अच्छा, कोचिंग सेंटर ने क्या किया कि जो उसने 1880 रुपए का जीएसटी चार्ज किया था वो हो गया उसका आउटपुट, और उसमें से उसने माइनस कर दिया क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने का? 600 रुपए का। तो गवर्नमेंट को कितना दिया? 1280 रुपए दिया, 1280 रुपए गवर्नमेंट को दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो दोस्तों, कैस्केडिंग एलिमिनेट कर दी, एलिमिनेटेड कैस्केडिंग। जो कैस्केडिंग आपके दिमाग में थी कि कैस्केडिंग हो रही है गुड्स और सर्विस की वजह से, आज के टाइम पे नहीं होती, क्योंकि गुड्स पे भी जीएसटी है और सर्विस पे भी जीएसटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आसान है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। अच्छे से एक बार, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है, और अगली क्लास मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। मैंने आपको यह बताया कि जीएसटी क्यों आया, धीरे धीरे करके और आगे बात करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।